ठीक है। सैंपल की सिलेक्शन में कई बार प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको कहते हैं सैम्पलिंग एरर। और कई बार होता है कि मेरी जो अपनी जजमेंट है वो गलत हो गई, तो उसको कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स। ओके, तो सर मैक्सिमम स्क्रीन विजिबल ऑडिट है जी में, सबको? यस सर। हाँ, जी जी, मैक्सिमम ऑडिटिंग में क्या? मैक्सिमम ऑडिट में क्या स्नैप ऑडिटिंग ऑडिटिंग तो होती है। डीपली तो कोई देखिए जाता जो, नहीं होगा, सैंपलिंग लेते। वही वही मैं आपका कह रहा हूँ कि ये यूनिवर्सल फिनोमिना है कि ऑडिट में सैम्पलिंग होती ही होती है। 100% चेकिंग सर बहुत कम पॉसिबल है, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं होता ऑडिटर के पास, और उस हिसाब से वो कवर कर भी नहीं सकता सब कुछ। तो इसीलिए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑडिट हुए, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑडिट हुए। ऑडिट तो हर कंपनी के लिए लाजमी है, लेकिन फ्रॉड भी हुए ना उन कंपनीज में, ठीक है। ऑडिट नो डाउट हुए, बट स्टिल फ्रॉड्स भी हुए उनमें। तो इसका मतलब यह है कि ऑडिट कोई फूल प्रूफ चीज नहीं है कि ऑडिट हो गया तो वो पाप सारे धुल गए। दैट इज नॉट द केस, बिकॉज ऑडिटर की अपनी लिमिटेशन होती है, उसके पास टाइम की लिमिटेशन है, वो कितना चीजों में डेप्थ में जा सकता है। तो ऑल दोज थिंग्स मैटर। तभी आपने देखा कि ऑडिट तो हर कंपनी का होता है, लेकिन उसके बाद भी फ्रॉड होते हैं। ठीक, तो यू आर राइट कि सैम्पलिंग का सहारा लेना ही पड़ता है। ओके, हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? ये फंक्शंस डिस्कस हो गए थे ऑडिट एंड इंस्पेक्शन के। जी, फंक्शंस डिस्कस हो गए थे। यस सर। यस सर। ओके ओके, इसका मतलब इससे आगे वाला हमने करना है। नेक्स्ट वाज, नेक्स्ट आने से पहले कोई नेक्स्ट एंट्री आ जाती है। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑडिट मैनुअल। ऑडिट मैनुअल के बारे में डिस्कशन हुई थी नो सर। जी। नो सर। ऑडिट मैनुअल जो है ये 2020 में इशू हुआ। ऑर्डर का हवाला भी दिया गया है इसमें। व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स और इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? ऑडिट मैनुअल जो भी इशू हुआ, उसके पीछे रीजन ये है कि ऑडिट करने वाले और ऑडिट करवाने वाले, उनको थोड़ा क्लैरिटी हो कि स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में ऑडिट किस तरह से होगा। ठीक है, क्या क्या चीजें उसमें कवर होंगी, हाउ ऑडिट विल बी कंडक्टेड। तो वो दोनों पार्टीज के लिए एक तरह से गाइडलाइंस है, ऑडिट करने वाले के लिए भी और ऑडिट करवाने वाले के लिए भी। अब क्या क्या उसमें इंटेंशन है? टू एक्ट एज हैंडबुक फॉर इंटरनल ऑडिटर्स। क्योंकि ये जो ऑडिट मैनुअल है, ये एजी वालों के लिए तो इशू नहीं हुआ ना, एजी के ऊपर तो वो एप्लीकेबल नहीं है ना। ये यूटी के लेवल पे या स्टेट के लेवल पे ऑडिट मैनुअल इशू हुआ, दैट हैज नो रेलिवेंस विद द एजी ऑडिट। उनके ऊपर उसकी कोई बाइंडिंग नहीं है, उनका अपना मैनुअल है। तो ये इंटरनल ऑडिटर्स के लिए हैंडबुक है। इंटरनल ऑडिटर्स का मतलब क्या हुआ, तो पिछली बार भी हमने देखा कि ये जो ऑडिट एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है, ये एक तरह से इंटरनल ऑडिट है कि यूटी का ऑडिट यूटी के ऑफिसर्स कर रहे हैं, ताकि थोड़ी फिल्ट्रेशन हो जाए
जब फाइनल ऑडिट अगर एजी का आएगा तो उससे पहले इंटरनली भी ऑडिट हुआ हो, ठीक है। तो ये किसके लिए हैंडबुक है? एजी वालों के लिए है, हमारे लिए है। देन टू आइडेंटिफाई रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिट टीम्स। क्या उनके रूल्स हैं, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? जैसे आप लोगों के ड्यूटीज है ना, आपके पास अपने सर्विस रूल्स है जी। Yes, sir. आपके पास अपने सर्विस रूल्स है ना, जिसमें आपकी ड्यूटीज है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यू गाइस हैव। Yes, sir. तो वो एक तरह से गाइडलाइंस होती है ना, कि आपको क्या काम दिया जा सकता है, क्या नहीं दिया जा सकता है, हाउ विल यू परफॉर्म योर वर्क, ठीक है। आपने हायर ऑफिसर्स के साथ कैसे अलाइनमेंट में काम करना है, टू होम यू विल बी रिपोर्टिंग। तो वो सारी चीजें जो है वहां से क्लियर हो जाती हैं। सिमिलरली जो ऑडिट की टीम्स हैं उनके रोल्स क्या रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, तो कहीं ना कहीं डिफाइंड होनी चाहिए ना। अदरवाइज तो मैं बोलूंगा मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मेरे रोल में आता नहीं है। तो व्हेन यू हैव मैनुअल दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड, these are your roles, these are your responsibilities. Then to shift the focus of internal audit from detection to solution, ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो मेन मोटिव है तो ये है कि हमने डिटेक्ट तो करना है, लेकिन साथ ही साथ जो है उसमें सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना है। दिस विल बी द सॉल्यूशन। इज इट ओके? अगर हमने कोई पॉइंट आउट किया है तो उसका रेजोल्यूशन भी तो देना है ना, कि दिस शुड बी डन इन दिस मैनर। फ्यूचर में आपको ये कंप्लायंस करनी है, तभी जो ऑडिट रिपोर्ट पास के पैराग्राफ्स को भी देखती है कि पास में जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी हाउ मच दोस हैव बीन कंप्लाइड विद। अभी हम ऑडिट रिपोर्ट पे भी आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें स्टैंडर्डाइज हो जाएंगी। देन टू स्टैंडर्डाइज मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, टू सेट रोड मैप फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट टीम्स। कैपेसिटी डेवलपमेंट का क्या मीनिंग होता है जी? कैपेसिटी डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि उनको एक तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क। और उससे उनका क्या होगा, एक्यूबन बढ़ेगा, उनकी कैपेबिलिटीज में एनहांसमेंट होगा, बिकॉज दे हैव सम डॉक्यूमेंट टू रेफर टू। देन एप्लीकेबिलिटी का जहां तक सवाल है, एप्लीकेबिलिटी जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ही है इसका, ठीक है। जो ऑडिट मैनुअल बना है वो किसके लिए बना है? कि जो ऑडिट करने जाएंगे, एक तो उनके लिए बना है। ऑडिट करने कौन जाएगा? वो फाइनेंस का डिपार्टमेंट ही है, तो ऑडिट एंड इंस्पेक्शन भी किसके अंडर आ रहा है? फाइनेंस के अंडर ही आ रहा है। और दूसरे कौन से होंगे जिनका ऑडिट होगा? वो यूटी के डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है, वो भी कवर होंगे उसमें, उन पे अप्लाई होगा। देन ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, स्टेट पीएसयूज, और इसमें यूटी पीएसयूज हो जाएगा, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस, जिन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। देन ऑडिट एंड इंस्पेक्शन, उसके लिए ये काम में आएगा। क्लियर हुआ जी? जी जी सर। ओके। जी सर। अब दो टेक्निकल चीजें आ रही हैं आगे, इसको हम कहते हैं हाफ मार्जिन मीमो, और दूसरा होता है ऑडिट पैरा। ऑडिट रिपोर्ट में कैसे इनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा? पहले हम बात कर रहे थे हाफ मार्जिन मीमो की। अब इनको हाफ मार्जिन हम क्यों बोलते हैं? हाफ मार्जिन का मतलब ये होता है कि उसके लिए हम मार्जिन छोड़ रहे हैं जिसने रिप्लाई करना है।
we are asking certain questions and these are the preliminary questions. हाफ मार्जिन का मतलब हो गया कि प्रीलिमिनरी कोई ऑब्जेक्शन है, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए ऑडिट ऑफिसर को, उनकी ऑब्जर्वेशंस है एंड दे आर पुटिंग फोर्थ दोज ऑब्जर्वेशंस टू यू कि आप इसका रिप्लाई करें. अब ये 2 दिन में हमें उसका जवाब देना होता है, जो भी उसका जवाब बनता है. दीज आर प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज, ऑब्जेक्शंस, क्वेश्चनिंग उसकी हो सकती है, वो हमसे पूछेंगे कि इसके बारे में आपका क्या कहना है. नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन दैट. अब हाफ मार्जिन जो है उसका हशर क्या होता है, मोस्ट ऑफ देम आर ड्रॉप्ड. अगर सेटिस्फैक्ट्री आंसर हो या सेटिस्फैक्ट्री सेवा पानी भी हो सकता है, व्हाट्सोएवर, तो हाफ मार्जिन मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रॉप हो जाते हैं. लेकिन अगर कोई हाफ मार्जिन ड्रॉप ना हो और वो सस्टेन कर जाए एंड दैट टेक्स शेप ऑफ ऑडिट पैरा, उस केस में ऑडिट रिपोर्ट में हाफ मार्जिन भी एनेक्सर लगेगा, वो रिपोर्ट का पार्ट होगा फिर, क्योंकि उसमें सीक्वेंस आएगी. ये हाफ मार्जिन इशू हुआ था, इसके बाद इन्होंने ये रिप्लाई किया या रिप्लाई किया ही नहीं, एंड वी वर नॉट सेटिस्फाइड और दे डिडंट रिस्पॉन्डेड, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो इसलिए हमने इसका ऑडिट पैरा जो है वो बनाया है. तो हाफ मार्जिन ड्रॉप भी हो सकता है, हाफ मार्जिन सस्टेन भी हो सकता है. अगर सस्टेन होगा तो फिर ऑडिट पैरा की शेप ले लेगा. इज दिस पॉइंट क्लियर? जी सर. Yes, sir. ठीक है, तो एक तरह से ये ऑफ शूट होता है. इनिशियल ये डॉक्यूमेंट आएगा, क्वेरी आएगी, प्रीलिमिनरी क्वेरी है, ये इनिशियल है, ऑब्जेक्शन, clarification whatsoever. If you are able to satisfy it, then half margin memo will be dropped. And in case the reply is unsatisfactory, auditor is not satisfied, or you didn't respond, then it may take shape of audit para. और ऑडिट पैरा अगर बनेगा तो फिर हाफ मार्जिन मीमो जो है वो ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट बनेगा. ना ऑडिट पैरा, अगर हाफ मार्जिन जो है स्टिपुलेटेड टाइम में वापस नहीं आता या रिप्लाई जो है वो अनसेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो फिर उसका ऑडिट पैरा बनेगा. ऑडिट पैरा जब बनता है तो फिर उसको ड्रॉप करवाना मुश्किल होता है, फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बात हो जाती है. तो वहां पे जाके कुछ पैरास जो है वो ड्रॉप हो सकते हैं बिफोर दोज आर एक्चुअली इनकॉर्पोरेटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट. क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट बनने से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग्स होती हैं ऑडिट वालों की, एंड फाइनली अगर ऑडिट पैरा जो है वो सस्टेन कर जाते हैं तो फिर वो रिपोर्ट का पार्ट होते हैं. सर ये ऑडिट पैरा इंटरनल वाला है या एचओपी वाला है? क्या चीज? जो ऑडिट पैरा की बात हो रही है ये मतलब एचओपी वाली जो एक्सटर्नल ऑडिट है या फिर इंटरनल ऑडिट की बात हो रही है? देखिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली एजी वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, हाफ मार्जिन जो है वो भी इशू कर सकते हैं, इंटरनल वाले भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑडिट पैरा की बात हो रही है वो यूटी के लेवल पे बात हो रही है कि यूटी के लेवल पे जो एजी वाले ऑडिट करने आएंगे और फिर फाइनली जाके वो कुछ पैरास जो है वो
लेजिस्लेचर तक जाते हैं फिर ड्राफ्ट होने के लिए। तो यहाँ पे ऑडिट पैरा की जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एजी वाले ऑडिट की। क्लियर? सर क्योंकि डीजीएटी से भी ऑडिट होती है ना, वहां से भी ऑडिट पैरा वगैरह। वहां से भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे डिस्पोजल जो है ना, डिस्पोजल दोनों का डिफरेंट है। जो डिस्पोजल है वो डिफरेंट है। इसकी जो इंटरनल ऑडिट वालों की लीगल सेंटिटी है वो उतनी नहीं है जितनी एजी वालों की है। एजी वालों में पूरी यूटी की मशीनरी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो ऑडिट पैरा आप दोनों की तरफ से समझ सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा मुश्किल चीज है मैनेज करना वो एजी वाला है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट जो है वो तो हमारे ऊपर है ना। फाइनेंस वाला फाइनेंस का ऑडिट कर रहा है, उसमें वो चीज नहीं आएगी कि हमने फिर दूसरी पार्टी को किसी को सेटिस्फाई करना है। दिस इज ऑल इंटरनल। और इंटरनल होने के बाद भी तो एजी का ऑडिट होगा ना, दैट इज नॉट सब्स्टिट्यूट। तो ऑडिट पैरा जो ऑडिट एंड इंस्पेक्शन ने बनाया है और जो एजी ने बनाया है, तो एजी वाले का जो है वो ज्यादा मैटर करेगा। आर यू गेटिंग? क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर का ही ज्यादा मैटर करेगा ना, इंटरनल ऑडिटर का नहीं मैटर करेगा। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हाउ टू डील विद द ऑडिट पैरास, व्हाट इज द प्रोसीजर, इन दैट केस वी रेफर टू द एजी ओनली, कि जो उनके पैराग्राफ है। ओके ठीक है जी। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन जो है बड़े जोश से पूछा और यस बड़ा स्मॉल सा दिया, ये बड़ी गलत बात है। ओके यस सर, यस सर। कोई बात नहीं। उसके बाद है जी गवर्नमेंट ऑडिट रिपोर्ट के क्या कंटेंट्स होंगे। ये आप दोनों तरफ से कह सकते हैं, मीन्स हमारी भी और एडी वाली की भी दोनों हो सकती है, क्योंकि रिपोर्ट जब लिखनी है तो उसके कंटेंट्स जो है ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ अलग कंटेंट लिखेगा, वो कुछ अलग कंटेंट लिखेगा, बेसिक फैब्रिक विल रिमेन द सेम। ऑडिट रिपोर्ट इसलिए लिखी जाती है कि हमने कंक्लूड करना है। हमने कंक्लूड करना है कि ऑडिट में हमने क्या देखा, क्या हमारी फाइंडिंग्स है, कहाँ पे हमें ऑब्जेक्शंस है, कहाँ पे हम रेमेडियल मेजर्स को सजेस्ट कर रहे हैं, हाफ मार्जिन हमने कितने इशू किए, कितने ऑडिट पैरा में कन्वर्ट हुए। ठीक है, वो सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। पहले तो ड्राफ्ट रिपोर्ट बनेगी, तो उसके बाद फिर फाइनल बनेगी। ड्राफ्ट हम इसलिए बनाते हैं कि दैट इज टू बी डिस्कस्ड। वो इंटरनली भी डिस्कस होगी, एक्सटर्नली भी डिस्कस होगी। इंटरनली का मतलब हो गया कि ऑडिट के डिपार्टमेंट में भी होगी, और जिनके ऊपर वो पैराज आ रहे हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से भी डिस्कस करने का चलन है बिफोर दोज आर फाइनलाइज्ड। And it should be ensured that audit report has the following features. क्या फीचर्स होने चाहिए? ये तो क्लियर एंड अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए कि व्हाट हैज बीन द फैक्ट्स। ऐसा नहीं है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं इसमें ये लिख रहा हूँ, मेरे को किसी से शक्ली खुंदक हो गई तो मैं इसलिए उनके अगेंस्ट लिख रहा हूँ। तो इट शुड बी बेस्ड ऑन मटेरियल फैक्ट्स, इट शुड बी फैक्चुअल। देन स्पेसिफिक होनी चाहिए जिस पर्पस के लिए ऑडिट था। से ऑडिट वाज रिगार्डिंग द असेसमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर स्कीम, तो फिर उस स्कीम के बारे में स्पेसिफिक होना चाहिए ना। उस स्कीम से पर्टेनिंग जो मेरा TOR थे, ऑडिट के टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे, जो मेरा टाइम पीरियड था 2 साल 3 साल, whatsoever was the time period which I was required to cover, so I have to be specific regarding that। अगर मुझे 3 साल के
रिव्यू करने थे, तो मैं ऐसा नहीं है 10 साल की चीज उठा के अभी ले आऊं, ठीक है, until and unless that is still relevant today। तो स्पेसिफिक देन कंसाइज, कंसाइज का मतलब हो गया कि बहुत सारा लेंथी बनाने की जरूरत नहीं है, इट कैन बी क्रिस्पी। टाइमली, टाइमली का भी बहुत रेलिवेंस है कि जो ऑडिट रिपोर्ट हम दे रहे हैं वो ऑडिट कंप्लीट होने के बाद उसके जो माइलस्टोन्स हैं वो कवर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने ऑडिट को कवर कर लिया और रिपोर्ट हम जो है वो 6 महीने बाद दे रहे हैं, तो दैट इज अनटाइमली। देन कंप्लाइज विद जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स, जो भी ऑडिट के प्रोसीजर्स हैं उनको कंप्लाई कर रहा है वो। देन योर कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। एक मैं एक्सरसाइज कल दूंगा आप लोगों को, उसमें आप सोच के करिएगा थोड़ा कि क्या क्या हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको प्रेस का बता दूंगा कि व्हाट इज टू बी कवर्ड। बहुत बार ऑडिट के बारे में हमें बोला जाता है कि सपोज किसी चीज का ऑफिस में है, उसमें स्पेसिफाई कर दूंगा कि उसके बारे में आपने ऑडिट करना है, तो आप क्या क्या पॉइंट जो है वो ध्यान में रखेंगे। सो दैट विल बी एन एक्सरसाइज व्हिच आई प्लान टू कवर टुमारो। An audit report should mandatory be accompanied by executive summary। कोई भी ऑडिट रिपोर्ट आप देखेंगे उसमें एक एग्जीक्यूटिव समरी रहता है। एग्जीक्यूटिव समरी का मतलब ये होता है कि एक तरह से उसका शॉर्ट में आपने समरी लेनी है कि आपके जो कंक्लूजन्स हैं, आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है, आपने किस किस इंफॉर्मेशन पे रिलाई किया, उसके हिसाब से एग्जीक्यूटिव समरी बनती है। जैसे हम कहते हैं ना किसी चीज का एब्स्ट्रैक्ट बनाना, जिस्ट बनाना, तो फुल रिपोर्ट में जो आपने लिखा हुआ है उसका आप कह सकते हैं कि जिस्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव समरी में आता है। जैसे वो रिसर्च करते हैं तो पहले तो उसका वही होता है ना, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, फिर उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, एवरीथिंग गोज लाइक दैट। तो इसके जो लेंथ की बात है, लेंथ का ये है कि जितनी आपकी फुल रिपोर्ट है उसका 10 to 15% होना चाहिए। मीन्स अगर रिपोर्ट हमारी जो है 50 पेजेस की है तो 7-8 पेजेस से ज्यादा एग्जीक्यूटिव समरी नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? जी सर। एग्जीक्यूटिव समरी में क्या कवर होगा, कितना उसका लेंथ ब्रेड्थ रहना चाहिए, एवरीथिंग इज क्लियर। देन Yes, यू sir. हैव ऑडिटर शैल मेंशन general information details in the prescribed format which includes auditee profile, जिसका हमने ऑडिट किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, कौन सा ऑफिस है वो, ठीक है, उनका एड्रेस क्या है, जो की पर्सन्स थे वो कौन थे, से उसमें एचओडी का नाम लिखा जाएगा, उसमें फाइनेंस का हेड जो होगा उसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है। देन ऑडिट की टीम, किसने वो ऑडिट किया, ऑडिट करने वाले कौन थे, तो वो दोनों चीजें इसमें आ जाएंगी जनरल इंफॉर्मेशन में। ऑडिटी की भी आ जाएंगी और ऑडिटर्स की भी आ जाएंगी। इज दैट क्लियर? जी सर। उसके बाद है ऑडिट प्रोफाइल। ऑडिट प्रोफाइल का मतलब होता है ऑडिट का पीरियड, किस साल का ऑडिट है वो, 1 साल को कवर कर रहा है, 2 साल को कवर कर रहा है, 3 साल को कवर कर रहा है। जैसे परफॉर्मेंस ऑडिट होते हैं तो परफॉर्मेंस ऑडिट जो है मिनिमम 3 साल के लिए होते हैं। परफॉर्मेंस रिव्यू ऑडिट्स कहते हैं उनको, वो भी एजी वाले आते हैं, ज्यादातर वो वर्क्स वाले डिपार्टमेंट्स में जाया करते हैं, ठीक, तो उसको कहते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू ऑडिट। उसमें भी स्पेसिफाई किया जाएगा कि कौन से 3 साल को वो कवर कर रहे हैं।
और ड्यूरेशन ऑफ ऑडिट, कब से कब तक हमें टाइम लगा उसमें, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इज कवर्ड अंडर ऑडिट प्रोफाइल, मीन्स कितना टाइम पीरियड उसमें कवर हुआ और ऑडिट में कितना टाइम लगा। क्लियर है जी दोनों चीजें। देन यू हैव प्रीवियस ऑडिट कंप्लायंस। प्रीवियस ऑडिट कंप्लायंस का मतलब ये होगा कि लास्ट जो ऑडिट हुआ था उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है, उनका कितना कंप्लायंस हुआ है। कंप्लायंस का मतलब ये हो गया कि जो उन्होंने पैराग्राफ्स बनाए थे, ऑडिट पैरा जो थे उनकी, जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, क्या वो इस दौरान कंप्लाई हुई है या नहीं हुई है। तो उसके बारे में भी देखा जाएगा कि लास्ट जो ऑडिट था उसकी कंप्लायंस किस हद तक हुई है। देन परसिस्टेंट इरेगुलरिटीज। परसिस्टेंट इरेगुलरिटीज का मतलब ये होता है कि पहले ऑडिट में भी हुई थी, पहले ऑडिट में भी पॉइंट आउट हुई थी वो, लेकिन आज तक उसका कोई सुधार नहीं हुआ। स्टिल दोज आर नॉट टेकन केयर ऑफ। उस केस में नॉन कंप्लायंस, क्योंकि ऊपर हमने देखा कि वो कंप्लायंस की बात कर रहा है, तो वहां से कुछ चीजें ऐसी भी निकलेंगी ना कि जिनकी कंप्लायंस नहीं हुई और पहले भी पॉइंट आउट किया गया था। तो नॉन कंप्लायंस किन किन केसेस की है वो यहाँ पे कवर किया जाएगा, ठीक है जी। देन यू हैव स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट में डिटेल वो देगा कि ऑडिट का स्कोप क्या था। देन वो स्कोप जो है वो किस तरह से कवर किया गया, सैम्पलिंग कितनी यूज की गई, उसमें कौन सी टेक्निक आपने यूज की। तो सैम्पलिंग की भी बहुत सारी टेक्निक्स है ना जी। एक रैंडम सैम्पलिंग भी होता है। रैंडम का मतलब हो गया कि मैं कहीं से भी सैंपल उठा लूंगा। और एक जो है वो साइंटिफिक होता है कि जैसे मेरे पास पॉपुलेशन है, सपोज किया 100, और मुझे इसे उसके 10 का एक सैंपल लेना है, तो दैट मीन्स मेरे 10 सैंपल हो जाएंगे ना। और 10 सैंपल में चीजों को कैसे मैं लूंगा, पहली कवर करूंगा, उसके बाद 10th नंबर पे कवर करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट 10th जो फॉल करेगा उसको कवर करूंगा। तो देर आर साइंटिफिक सैम्पलिंग टेक्निक्स। मैं किस सैम्पलिंग टेक्निक को फॉलो कर रहा हूँ और सैंपल साइज क्या है। सैंपल साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि टारगेट क्या है, हमारा टोटल पॉपुलेशन कितना है, हमारे पास टाइम कितना है, और एक रैशनल साइज सैंपल का कितना होना चाहिए। ओके, तो एक तरह से हम ऑडिट को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि हाउ वी कंडक्टेड द ऑडिट, हाउ द ऑडिट वाज कंडक्टेड। यहाँ पे आप इससे इसको कंफ्यूज मत करना, जो हमने ऑडिट प्रोफाइल की बात की थी दैट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट। वो था कि हमने कितना टाइम पीरियड कवर किया, कितना टाइम लगा इस ऑडिट को करने में। स्कोप ऑफ ऑडिट में ऑडिट हमने कैसे किया, क्या हमने कवर करना था, एंड हाउ वी कवर्ड दैट। उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक हमने जो है वो फॉलो की, सैंपल का साइज हमने क्या रखा, ऑल दोज थिंग्स विल बी elaborated. Then you have observations and recommendations. ये हमारे ऑडिट में recommendations क्या है, observations क्या है हमारी। कोई irregularities हमने उसमें देखी है, ठीक है, वो मेजर है, माइनर है, प्रोसीजरल लैप्स है, या उसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है। देयर आर टू थिंग्स, एक होता है प्रोसीजरल लैप्स और दूसरा होता है फाइनेंशियल लॉस।
तो ऑडिट में फाइनेंशियल लॉस जो है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। प्रोसीजरल लैप्स जो है वो कंडोनेबल है थोड़ा बहुत, बट अगर फाइनेंशियल लॉस हुआ किसी की वजह से तो दैट इज सीरियसली टेकन। प्रोसीजरल लैप्स और फाइनेंशियल लॉस दोनों समझ में आ रहे हैं? यस सर। Yes, sir. ठीक है। प्रोसीजर का मतलब हो गया कि जो ड्यू प्रोसीजर था वो फॉलो हुआ या नहीं हुआ, और फाइनेंशियल का हो गया कि हमने जानबूझ के फाइनेंशियल लॉस किया। ठीक है, सपोज किया हमने किसी चीज को सेल करना था, सही, ऑक्शन करना था, तो उस केस में प्रोसीजरल लैप्स क्या हो जाएगा? प्रोसीजरल लैप्स ये हो जाएगा कि हमने उसको वाइडली पब्लिश करना था, लेकिन हमने उसको से 2 या 3 पेपर्स में दिया, हमने इंफॉर्मेशन के थ्रू रूट नहीं किया, तो वो प्रोसीजरल लैप्स है। हमें इंफॉर्मेशन के थ्रू उसको रूट करना था, फिर वो जिन पेपर्स को देते वो उनकी बात थी। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल लॉस में ये हो गया कि हमने उसको एडवर्टाइज नहीं किया, किसी खास आदमी को जो है आइडेंटिफाई करके उसको दे दिया। इन दैट केस दैट इज फाइनेंशियल इरेगुलरिटी। व्हाई? बिकॉज वी curtailed द कंपटीशन। हमने कंपटीशन ही नहीं करवाया, तो फिर तो फाइनेंशियल लॉस है ना। हाईएस्ट बिड कितनी जाती वी आर नॉट श्योर, उसमें बिडिंग होनी थी, लेकिन हमने बिडिंग ना करके किसी को आइडेंटिफाई करके उसको दे दिया। इन दैट केस दैट इज ए फाइनेंशियल लॉस। फाइनेंशियल लॉस वाले केस में स्ट्रिक्ट एक्शन होते हैं। उस केस में प्रोसीजरल लैप्स जो है फिर भी कंडोनेबल है, बट फाइनेंशियल लॉस होगा तो देन दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड। ओके, उसके बाद है एनेक्सर्स क्या क्या होंगे, ऑडिट रिपोर्ट के साथ क्या क्या लगेगा। तो ऑडिट रिपोर्ट के साथ एक तो इशूड हाफ मार्जिन मीमोस, ये अगर ड्रॉप भी हो गए होंगे, हाफ मीमोस में ये है कि अगर ड्रॉप भी हो गए होंगे तब भी उनको रखा जाता है उनके साथ। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट चेकलिस्ट क्वेश्चनेयर्स, जो भी आपने क्वेश्चनेयर्स इशू किए, चेकलिस्ट जो थी आपने उनको ये पूछा कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। पहले तो क्या होता है, जब वो ऑडिट करने आते हैं तो उस केस में तो वो हमसे ही सीखते हैं ना, हमसे ही सीखते हैं। ठीक है, तो चेकलिस्ट में सपोज किया एस्टेब्लिशमेंट के मैटर्स हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट के मैटर्स में उन्होंने क्या क्या चेकलिस्ट हमें दी। चेकलिस्ट में हो सकता है उन्होंने अटेंडेंस का रिकॉर्ड मंगवाया हो, ठीक है, उसके बाद उन्होंने सर्विस बुक्स मंगवाई हो, उसके बाद उन्होंने पर्सनल फाइल्स मंगवाई हो। ठीक है, तो दैट विल बी द चेकलिस्ट। क्वेश्चनेयर्स हो गया कि यस नो, उस तरह से आर यू मेंटेनिंग दिस, यस नो, तो वहां से भी पता लग जाता है कि कोई रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दैट कम्स अंडर क्वेश्चनेयर्स। चेकलिस्ट और क्वेश्चनेयर में फर्क मालूम हुआ? जी सर। Okay. उसके बाद है लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वेरीफाइड, आपने कौन कौन सा रिकॉर्ड जो है वो वेरीफाई किया। एंड स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जैसे इन्वेंट्री की बात हो रही थी वहां पे, तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, ओके, उसकी लिस्ट, एसेट्स जो मेंटेन कर रहे हैं हम, कैश का बैलेंस, अदर वैल्यूएबल्स, फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स वो देखी हमने, statement of the utilization certificate status. Now this is very important, utilization certificates.
यूटिलाइजेशन कहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा? जहां से फंड्स रिलीज हुए हैं फिर यूटिलाइजेशन भी देना पड़ेगा ना, ठीक है? Granted. दैट्स इट, द ग्रांट्स यू आर गेटिंग, जैसे कॉर्पोरेशंस को कुछ ग्रांट्स आती हैं, सो दे हैव टू सबमिट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स टाइम एंड अगेन। देन प्रोक्योरमेंट रिव्यू चेकलिस्ट, जो भी आपने परचेजेस वगैरह की है, परफॉर्मेंस रिव्यू स्टेटस, बजट वर्सेस एक्सपेंडिचर विद रीजन फॉर वेरिएंस, बजट के रेफरेंस में एक्सपेंडिचर कितना हुआ, कोई वेरिएंस तो नहीं है उसमें। एक्सेस सरेंडर स्टेटमेंट, एक्सेस सरेंडर स्टेटमेंट जो है इसके लिए फॉर्म 10 है जो बजट में है, फॉर्म 10 में बनाया जाता है ये। तो उसमें देखा जाता है कि हमारे पास बजट का प्रोविजन कितना था और अभी रिवाइज एस्टिमेट वगैरह कितना बन रहा है, तो उसके हिसाब से ओरिजिनल एस्टिमेट से हम ज्यादा मांग रहे हैं या कम मांग रहे हैं उससे। देन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स, जहाँ पे बैंक अकाउंट मेंटेन हो रहा है, नॉन रिकूपमेंट ऑफ एडवांसेस। अब कई जगह ऐसा होता है कि एडवांसेस का रजिस्टर तक नहीं होता। We may have given advances to the employees, but there is no register for advances. तो उस केस में नॉन रिकूपमेंट भी हो सकता है, they are not paying back the advances. Then statement of recovery amounts, कोई रिकवरी की है। Then सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये हो गया कि जैसे आपने किसी स्कीम का रिव्यू किया, तो उस केस में यू कैन गो फॉर फोटोग्राफ्स एज वेल। एज ऑन साइट हम गए, वहां पे ये उसकी स्टेटस था, जबकि कागजों में ये स्टेटस जो है वो डिफरेंट था, और कागजों में भी वही था और ग्राउंड पे भी वही था। तो देयर कैन बी सम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन दैट केस। या किसी चीज का आपने हवाला लिया, आपने रिपोर्ट में मेंशन किया और उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस आप साथ में लगाना चाहते हैं कि दिस वाज द कॉरेस्पॉन्डेंस एंड उसमें ये प्रॉब्लमेटिक चीज थी। जी, क्लैरिटी है? ऑडिट रिपोर्ट का समझ में आया? व्हाट इज टू बी कवर्ड? आई थिंक इसको हम कल कर लें और एक एक्सरसाइज इसके साथ कल एनेक्स कर लूंगा। ठीक है, ओके, क्योंकि इसमें थोड़ी टेक्निकलिटी आएगी, इसमें सेक्रेटरी लेवल जो है वो इन्वॉल्व होगा, इस पे हम कल डिस्कशन कर लेंगे कि इसका, ये ऑडिट पैरास की बात हो रही है अब, मीन्स हाफ मार्जिन से आगे जा चुका है वो, ठीक है ना? ऑडिट पैरा वही होगा जो हाफ मार्जिन से आगे चला गया हुआ है, तो उनका डिस्पोजल क्या है? हाफ मार्जिन का डिस्पोजल तो हमने देख लिया ना, हाफ मार्जिन का डिस्पोजल हमने देख लिया कि या तो वो ड्रॉप होगा या वो ऑडिट पैराग्राफ में कन्वर्ट होगा। अब अगर ऑडिट पैराग्राफ में कन्वर्ट हो गया फिर उसका डिस्पोजल क्या हो सकता है? तो दिस विल कंक्लूड tomorrow, and with that we'll do one exercise regarding the audit. Okay? जी सर। ठीक है, कल हमारा ऑडिट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। ओके देन, मिलते हैं कल फिर। ओके सर। ओके जी, ओके, Thank you. बाय Thank you, sir. बाय। थैंक यू जी, थैंक यू, बाय बाय।